नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री में आज हम पार्ट 3 बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण के प्रश्नोत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है वो और अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, हम इसके माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से समझने का प्रयास है वो करेंगे। प्रश्न है आपका कि प्राचीन इतिहासकार कलहण की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इसमें जो है कलहण की पुस्तक का नाम, ऑप्शन इसका स आएगा, राजतरंगिणी। फिर दूसरा कि चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो इसका उत्तर आएगा, हम सीधा उत्तर ही लेते हैं, कनिष्क। ठीक है। तीसरा है शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? तो शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम निम्नलिखित में से जो है था रुद्रदमन। ठीक है। चौथा प्रश्न हमारा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है? तो जूनागढ़ अभिलेख है वो हमें शक शासक की जानकारी उपलब्ध करवाता है। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का विभाजन है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का स्थान कहाँ था? तो इसका सीधा उत्तर है कि हमने पढ़ा है कुंडलवन, कश्मीर के अंदर चतुर्थ संगीति का स्थान है वो माना जाता है, जिसे कनिष्क ने आयोजित कराई थी, कुषाण शासक कनिष्क ने। फिर हूणों का सर्वाधिक संघर्ष निम्न में से किसके साथ हुआ था? तो 4 ऑप्शन हैं, लेकिन हमको एक ऑप्शन लेना है और वो है स्कंदगुप्त के साथ है हुआ था। गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, उसके साथ है और इसने इसका हूणों का सामना किया था। ठीक है। तो ये थे हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन। अब हम इसमें एक और फिर है प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन माने जाते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था और कहीं कहीं मैसिडोनिया भी लिखा आता है, तो वो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैसिडोनिया भी लिखा आता है कई बार, तो मैसिडोनिया या मकदूनिया का शासक था। हिंदू राजा पोरस ने किससे मुकाबला किया था? हिंदू राजा पोरस ने जो यूनानी शासक था सिकंदर, उससे मुकाबला किया था। फिर है मिलिंद पन्ह पुस्तक किस शासक को समर्पित है? तो मिलिंद पन्ह जो पुस्तक है वो यूनानी शासक मेनांडर को समर्पित है। यूनानी और भारतीय मिश्रण से किस शैली की मूर्तिकला का विकास हुआ था? तो वो है गांधार चित्रशैली, गांधार शैली का विकास है वो हुआ था। ठीक है। एंड आगे है कि शकों को किस जाति ने परास्त किया था? तो शकों को जो चीन की यूची जाति थी उसने परास्त किया था और उसके बाद जो है शक वो भारत की तरफ आए थे। फिर पराक्रम व साहस के लिए इस काल के शासक किस उपाधि को धारण करते थे? तो पराक्रम और साहस के लिए जो इस समय के जो शासक हैं वो विक्रमादित्य की उपाधि है वो धारण करते थे, क्योंकि ये विक्रमादित्य जिसने शकों का मुकाबला किया था और उसकी विजय का उल्लेख भी मिलता है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शासक का क्या नाम था? जीर्णोद्धार अर्थात पुनर्निर्माण। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार गुप्त शासक स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख द्वारा संपन्न कराया गया था। ठीक है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था? ये प्रश्न मुख्य रूप से आता भी है।
तो संस्कृत भाषा को बढ़ाने वाला शासक जो रुद्रदमन प्रथम था, जो शक शासक था। ठीक है। इसके बाद कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक जो है कजुल कैटफिसिस माना जाता है। उसका उत्तराधिकारी भीम कैटफिसिस। ऑक्सस नदी से पूर्व में गंगा नदी तक, मध्य एशिया में खुरासान से लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक कौन शासक राज्य करता था? तो ये था महान शासक कनिष्क। ठीक है। कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क का साम्राज्य ऑक्सस नदी से पूर्व में गंगा नदी तक, मध्य एशिया में खुरासान से लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक फैला हुआ था। बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में विभक्त हुआ था? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त हो गया था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने किस सभा की अध्यक्षता की थी? तो इसमें प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने कश्मीर के कुंडलवन में नामक बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, जो कि कनिष्क ने आयोजित की थी। ठीक है। सम्राट कनिष्क जो कि कुषाण शासक कनिष्क था, उसने विदेशी व्यापार की समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले चीन से रोम तक फैले मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो उस नाम को आपको याद रखना है। किस नाम से जाना जाता है? रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि चीन से रोम तक फैला हुआ था। किस विद्वान को भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है? कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध दार्शनिक और वैज्ञानिक जो कि नागार्जुन जो थे, उनको भारतीय आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र का संबंध दक्षिण में किस बंदरगाह से था? ये भी प्रश्न कई बार आता है। तो पाटलिपुत्र का संबंध दक्षिण में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से माना जाता है। लघुत्रात्मक प्रश्न हम समझते हैं। हूण शासक तोरमान से किन भारतीय शासकों ने मुकाबला किया था? हूण शासक तोरमान से स्थानीय शासकों जिसमें यशोवर्मन और बालादित्य ने मिलकर मुकाबला किया था। 528 ईस्वी में यशोवर्मन के आक्रमण से हूण परास्त हो गए थे, परंतु वे अपने मूल स्थान मध्य एशिया नहीं गए, बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति को आत्मसात करके यहाँ हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हो गए। इस प्रकार से हूण है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ही रच बस गए। विदेशी आक्रांताकारी वंशों के नाम बताइए, क्रमशः लिखिए, यानी क्रमशः यानी कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मौर्यों के पतन के साथ जहां एक और अनेक भारतीय राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ किया था, वहीं दूसरी ओर विदेशी राजवंशों ने भारत पर निरंतर आक्रमण किए थे। मौर्योत्तर काल में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा से आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांतकारी निम्नलिखित थे। फर्स्ट थे यूनानी, फिर यूनानियों के बाद शक, हूण और कुषाण। ठीक है। तो इस प्रकार से ये विदेशी आक्रांता थे। फिर हैं बाह्य आक्रमणों की जानकारी देने वाले स्रोतों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। तो बाह्य आक्रमणों की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत क्या है कि एक तो अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है, सौंदरानंद महाकाव्य है, सूर्यालंकार है, सारिपुत्र प्रकरण, चरक संहिता, वेनसांग का यात्रा विवरण, बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक एवं मिलिनपन पुस्तक। ठीक है। इसके अतिरिक्त शक शासक जो है रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें इस संबंध में जानकारी मिलती है कि भारत पर समय समय पर बाह्य आक्रमण होते रहे हैं, और उन्होंने जो बाह्य आक्रांता जो आए थे यूनानी, शक, कुषाण, तो इन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया था। महान कवि अश्वघोष की रचनाओं के नाम बताइए। अश्वघोष कुषाण वंश के शासक कनिष्क का दरबारी कवि थे और उन्होंने संस्कृत में बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद महाकाव्य और सारिपुत्र प्रकरण की रचना की थी। यूनानी आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति को अपने शब्दों में लिखिए। यूनानी आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। काबुल के उत्तर में गंधार, झेलम और चिनाब के बीच में पौरव, उस समय के शक्तिशाली थे जो है ये छोटे छोटे राजवंश थे। रावलपिंडी और पेशावर के हिस्से में तक्षशिला, कश्मीर के पश्चिम में रावी और व्यास नदियों के बीच का भाग कट, उसके निकट का शूद्रक और इन नदियों के संगम स्थल के पास मालव, मूसक, संबोस और ऐसे अन्य राज्यों को मिलाकर उस काल में भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है वो कुल 25 भागों में विभक्त था।
इनमें से कुछ गणतंत्र थे और कुछ राज्य राजतंत्रात्मक शासन पद्धति से जो है शासित थे। गणतंत्र यानी एक तरह से जनता द्वारा चयनित होते थे और उसमें सब मिलजुल कर एक तरह से सहयोगात्मक तरीका अपनाते हुए शासन करते थे। और राजतंत्रात्मक में निरंकुश शासन व्यवस्था होती थी, जिसमें राजा ही जो है राजा के पास सारी शक्ति नियम जो है संचलित होती थी। राजतंत्र के शासक गणतंत्र से विरोध रखते थे, इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में मकदूनिया के शासक सिकंदर ने ईसा पूर्व 327 में भारत की ओर प्रस्थान किया था। ठीक है, सिकंदर ने इसका लाभ उठाया और इस प्रकार भारत पर उसने आक्रमण किया। राजा पुरु, ये प्रश्न भी आपका कई बार आता है। राजा पुरु अथवा पोरस का प्रतिरोध पराक्रम और साहस से परिपूर्ण था। इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए। सिकंदर ने अपने विजय अभियान के अंतर्गत झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित पौरव राज्य पर अधिकार करने का निश्चय किया और वहाँ का शासक था पुरु या पोरस को उसने आत्मसमर्पण कर अधीनता स्वीकार करने का संदेश भी उसने भेजा। लेकिन पोरस जो था देशभक्ति से ओतप्रोत पराक्रमी और वीर था। राजा पोरस ने सिकंदर को युद्ध के लिए ललकारा और मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरता से लड़ा, परंतु सिकंदर की सेना इसमें विजयी रही और उसे युद्ध में बंदी बना लिया गया। सिकंदर के यह पूछने पर कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए तो राजा पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है या एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर राजा पोरस की इस निर्भीकता से प्रसन्न हुआ और उसने राज्याधिकार उसे लौटा दिया। और इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि राजा पुरु पोरस का प्रतिरोध पराक्रम और साहस से परिपूर्ण था, जिससे सिकंदर भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया और उसे अपना मित्र भी मान लिया और साथ में उसे उसका जीता हुआ राज्य भी सिकंदर ने लौटा दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद किस यूनानी शासक ने आक्रमण का दूसरा चरण शुरू किया और इसके क्या परिणाम हुए? सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनानायक सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी के रूप में शासक एंटियोकस तृतीय ने 306 ईस्वी पूर्व में आक्रमण का दूसरा चरण शुरू किया। उसने हिंदुकुश पर्वत काबुल घाटी पार करके राजा सुभागसेन को पराजित कर भारत में बैक्ट्रियान यूनानी शाखा की शुरुआत की। ठीक है, बैक्ट्रिया के थे तो बैक्ट्रियान यूनानी शाखा की शुरुआत की। बैक्ट्रिया का क्षेत्र पश्चिमोत्तर क्षेत्र था जो अत्यंत उपजाऊ माना जाता था तथा एंटियोकस के अधिकार में था। उसके इस अभियान का परिणाम ये हुआ कि यूनानियों की बैक्ट्रियन शाखा, जिसने भारत के पश्चिमोत्तर को आधार बनाकर प्रवेश किया, अंत में भारतीय राज्य समाज में घुल मिलकर भारतीय यूनानी और इंडो ग्रीक के नाम से जाने गए। ठीक है, राजा मेनांडर के बारे में बताइए या राजा मेनांडर के ऊपर 15 पंक्तियाँ लिखिए। मेनांडर इंडो यूनानी राजाओं में सबसे महान था। उसका जन्म कलसी गांव में हुआ था, जो मेनांडर की राजधानी साकल से 200 योजन दूर स्थित अलासंड द्वीप पर था। मिलिनपन ग्रंथ में मेनांडर को एक राजवंश से संबंधित बताया गया है। मेनांडर के सिक्कों के अध्ययन से पता चलता है कि उसने डेमेट्रियस की पुत्री अगेथिक्लिया से विवाह किया था और मेनांडर एक महान विजेता भी था। उसने सिकंदर से भी अधिक राष्ट्रों के ऊपर उसने विजय पाई थी और मेनांडर के सिक्कों के प्राप्ति स्थानों से निष्कर्ष निकलता है कि वह कई राज्यों का शासक था। उसके सिक्के अलग अलग स्थानों पर मिले हैं और इस आधार पर पता चलता है कि मेनांडर का साम्राज्य है वो लंबा चौड़ा था। वजीर जातीय प्रदेश से प्राप्त खरोष्टी अभिलेख में से एक में मेनांडर के राज्य का उल्लेख किया गया है। पेशावर प्रदेश और संभवतः ऊपरी काबुल घाटी पर मेनांडर के अधिकार के संकेत भी इन अभिलेखों से मिलते हैं। मिलिनपन के अनुसार मेनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आपको याद रखना है मेनांडर का धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था और मेनांडर एक कट्टर बौद्ध था। उसने अनेक बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय दिया था। मेनांडर में बौद्ध विद्वान भिक्षु नागसेन से बौद्ध अध्यात्म शास्त्र और दर्शन के विषय में कई प्रश्न भी पूछे थे। ठीक है, और संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर वह स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी है वो बन गया था। विद्वान मेनांडर का शासनकाल डेमेट्रियस की मृत्यु के पश्चात मानते हैं। इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मिलिनपन में कहा गया है कि मेनांडर परिनिर्वाण के 500 वर्ष पश्चात भी जीवित रहा, अर्थात उसकी जो है
उसकी योग्यताएं हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो अमर रहा, तो उसकी मृत्यु के बाद भी उसे लंबे समय तक है उसे जो है संसार में है कीर्ति है वो मिलती रही। वह एक न्यायप्रिय शासक था। उसके न्यायप्रिय होने का प्रमाण अन्य देशों में रचे गए विवरणों से भी पता चलता है। रैप्सन जो एक इतिहासकार है, उनके अनुसार कि मेनांडर ने एक विजेता के रूप में ही नहीं वरन उपनिषदों में वर्णित कुरुवंशी जन्मेजय और विदेश शासक जनक की भांति एक दार्शनिक के रूप में ख्याति प्राप्त की। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मेनांडर ने हिंद यवन साम्राज्य के बैक्ट्रियन शाखा के अच्छे शासक के रूप में सफलता है वो अर्जित की थी। ठीक है, ये आपका मेनांडर के ऊपर है, जो एक तरह से लेख लिख सकते हैं। अगर मेनांडर के ऊपर आता है तो मेनांडर के बारे में आप उसकी जो है उपलब्धियां हैं वो लिख सकते हैं। सिक्के या मुद्रा के क्षेत्र में यूनानी मुद्रा की विशेषताएं बताइए। भारतीय और यूनानी मुद्राएं अलग अलग हैं, और यूनानी मुद्राओं की क्या विशेषताएं थी देखिए। भारतीय बैक्ट्रियनों के शासन का भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव मुद्रा पर पड़ा। पहले के सिक्के तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ हुआ करते थे। जो भारतीय सिक्के होते थे वो अच्छे नहीं हुआ करते थे। इन पर किसी शासक का नाम, उपाधि तथा तिथि अंकित नहीं होती थी। भारतीय यूनानी शासकों ने जो मुद्राएं सिक्के चलाए उनकी विशेषताएं निम्नलिखित थी। उन्होंने भारतीय यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के चलाए जिन पर राजा का नाम, उपाधि और तिथि अंकित होती थी। तो तिथि और ये सब अंकित हुआ करता था। निर्माण कला की दृष्टि से भारतीय यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के पहले के सिक्कों की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ हुआ करते थे। भारतीय यूनानी शासकों ने भारतीय मौद्रिक तकनीकी को भी मुद्रा के क्षेत्र में अपनाया, कि उन्होंने सिर्फ अपनी मुद्रा ही नहीं बल्कि भारत की भी अगर तकनीकी उन्हें पसंद आई है तो वो भी उन्होंने आत्मसात करने की कोशिश की है, उनको भी अपनाने का प्रयास है वो उन्होंने किया है। शक शासक रुद्रदामन को जन कल्याण के लिए हमेशा स्मरण किया जाएगा। इसके पक्ष में आप अपने तर्क दीजिए। शक शासकों के वंशजों में जयदमन के पुत्र रुद्रदमन प्रथम, जिसका समयकाल माना जाता है 130 से 150 ईस्वी, उज्जैन के शक शासकों में सबसे प्रख्यात था। प्रख्यात यानी फेमस या प्रसिद्ध। 150 ईस्वी में रुद्रदामन प्रथम द्वारा जारी किए गए जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। इस लेख में उसके व्यक्तित्व का जो पक्ष सर्वाधिक उभरा है वह है जन कल्याण की भावना। उसने प्रजा के लिए अपने मंत्रियों के विरोध के बावजूद अपने निजी कोष से भारी धन व्यय करके सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण है उसने करवाया था। उसने बांध के लिए भी प्रजा के लिए कोई अतिरिक्त कर या अनुचित कर है वो नहीं लिया। वह उच्च आदर्शों का पालन करने वाला और प्रजा वत्सल राजा था। ठीक है, वह सदैव शरणागत की रक्षा करने वाला और युद्ध के अतिरिक्त किसी का भी वध नहीं करने वाला और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपने प्रजाजनों को डाकुओं, जंगली पशुओं और रोगों से भयमुक्त किया था। इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए रुद्रदामन प्रथम को हमेशा स्मरण किया जाएगा। तो अगर आपका प्रश्न आता है जन कल्याणकारी शासक के रूप में रुद्रदमन की उपलब्धियां, तो इसका उत्तर आपको इस तरीके से ही लिखना है। फिर है बौद्ध धर्म के उत्थान हेतु अशोक के बाद सर्वाधिक रूप से कुषाण शासक कनिष्क को श्रेय जाता है। कैसे, समझाइए। तो बौद्ध धर्म के उत्थान हेतु अशोक के पश्चात सर्वाधिक श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है, क्योंकि बौद्ध साहित्य में कनिष्क का उल्लेख दूसरे अशोक के रूप में किया जाता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि दूसरे अशोक के रूप में किस शासक को माना जाता है, तो वो है कनिष्क को। ठीक है, एवं संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया। राज्याश्रय यानी अपना राजधर्म या एक तरह से कह सकते हैं राज्य में उसे आश्रय प्रदान किया। कनिष्कपुर, पुरुषपुर और मथुरा तक्षशिला में स्तूप और विहार भी कनिष्क ने बनवाए। उसने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों में उसने भेजा है। कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कनिष्क बौद्ध था और महायान शाखा के लिए उसने प्रयत्न भी किए थे। कनिष्क ने महायान को राजधर्म घोषित कर दिया। ठीक है, राजधर्म यानी संपूर्ण साम्राज्य में उसे जारी किया। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की इस शाखा को बहुत अधिक विकसित भी किया गया। तो ये कनिष्क की उपलब्धियों में हम ले सकते हैं। फिर महान शासक कनिष्क किन विद्वानों, साहित्यकारों और दार्शनिकों का आश्रयदाता था? तो महान शासक कनिष्क प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक था। वह एक महान योद्धा
साम्राज्य निर्माता, कलाकारों तथा विद्वानों का आश्रयदाता, उसका दरबार सम्राट विक्रमादित्य के समान विद्वानों से अलंकृत था। अलंकृत यानी कि सजा हुआ था, यानी उसके दरबार में कई विद्वान हैं, महान विद्वान हैं जो उसके दरबार के अंदर आश्रय पाते थे। उसके काल में साहित्य की विविध विधाओं का सर्वांगीण विकास हुआ। अश्वघोष, भास और शूद्रक साहित्य विधा के महान विद्वान या साहित्यकार थे। संस्कृत भाषा उसकी उन्नति के साथ ही पाली और प्राकृत भाषा में भी इस युग में महान उत्कृष्ट रचनाएं हैं वो लिखी गई। तो यहाँ पे भी याद रखना है कि संस्कृत के साथ साथ पाली और प्राकृत भाषा में भी रचनाएं हुई। बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप दिव्यावदान जैसे ग्रंथों की रचना भी इस काल में हुई। चरक और सुश्रुत इस काल के महान चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। नागार्जुन, जिसने सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, कनिष्क के काल का सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक था, जिन्हें वर्तमान भारतीय आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। इस युग में भारतीय ज्योतिष में नवीन सिद्धांतों की स्थापना हुई और खगोल विद्या की वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी बढ़ी। विदेशी व्यापार की उन्नति का काल किसे कहा जाता है या कहेंगे और वे क्यों? कुषाणों के काल को विदेशी व्यापार की उन्नति का काल कहा जा सकता है क्योंकि इस काल में स्तर मार्गों और नदी मार्गों के विकास ने जहां आंतरिक व्यापार में वृद्धि की, वहीं समुद्री मार्गों ने विदेशी व्यापार को सुदृढ़ता भी प्रदान की। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ठीक है, जो चीन से चलकर मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। भारतीय व्यापारियों ने चीनी सिल्क व्यापार में मध्यस्थ के रूप में भाग लेना शुरू कर दिया। वे चीन से रेशम खरीदकर रोमन साम्राज्य के व्यापारियों तक पहुंचाकर लाभ कमाते थे। ये कनिष्क के समय में हुआ है और इस प्रकार से व्यापार या समृद्धि भी फली फूली। भारत में हाथी दांत का सामान, काली मिर्च, लौंग, मसाले, सुगंधित द्रव्य या सुगंधित पदार्थ, औषधियाँ, सूती और रेशमी कपड़े बड़ी मात्रा में रोम निर्यात किए जाते थे। रोम इटली की राजधानी है, जो पहले के समय में साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। वहाँ पर भारत का बारीक मलमल रोम में बहुत अधिक लोकप्रिय था कपड़ा है। चीन व रोम के अतिरिक्त इस काल में भारत का व्यापार अन्य विदेशों के साथ भी था, जिसमें बर्मा, जावा, सुमात्रा, चंपा आदि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भी था। इंडो ग्रीक शासकों और कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के भी चलाए। आपको याद रखना है, सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? अधिक मात्रा में कुषाणों ने। मुद्रा एवं व्यापार के कारण देश में कई नगरों का विकास हुआ। इस प्रकार नगरीय संस्कृति, मुद्रा और व्यापार के प्रसार ने कुषाणों के काल में विदेशी व्यापार को विकसित किया। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका आ रहा है कि गांधार कला भारतीय मूर्तिकला का नवीन रूप था, इसकी विशेषताओं को समझाइए। देखिए, गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू, यूनानी आदि नामों से जाना जाता है। इस शैली का विकास भारतीयों ने किया। भारत के गांधार प्रदेश में विकसित होने के कारण ही इसे गांधार शैली कहा जाता है। गांधार में भारतीय शिल्पकारों का एशियाई, यूनानी और रोमन शिल्पियों के संपर्क में आने पर इस शैली का उद्भव हुआ। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम मिश्रित शैली में बनाई गई। इस शैली की विशेषताएं निम्नलिखित थी। ये विशेषताएं अक्सर पूछी जाती है कि गांधार कला में बनाई गई बुद्ध की मूर्तियां यूनानी ढंग से बनने लगी, जो यूनानियों के पवित्र देवता अपोलो की भांति लगती थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, लेकिन यूनानी निर्माता यूनानी थे। इस शैली में बनाई गई मूर्तियों में यूनानी श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता थी। अलंकार यानी आभूषण ये भूरे और स्लेटी रंग के पत्थरों से बनती थी। बाद में चूने और प्लास्टर का प्रयोग भी इसके अंदर होने लगा था। इस शैली में बनाई गई मूर्तियों में भारी ओष्ठ यानी बुद्ध की मूर्ति की जो विशेषता है कि भारी होठ, खींची हुई आंखें, घुंघराले बाल, लंबी मूछें, बोझिल हटयुक्त वस्त्रों से ढकी मूर्तियों में बुद्ध की आकृति को यथार्थ के निकट ले जाने का प्रयास से वो किया गया था। यानी जैसे बुद्ध दिखते थे उसी हिसाब से उसको बनाने का प्रयास है वो किया गया था। ये शैली कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल की सबसे बड़ी देन है। तो हमें याद रखना है कि गांधार शैली किसकी देन है? तो कुषाण शासक कनिष्क की। अब है कनिष्क के सैनिक अभियानों के बारे में बताइए या उल्लेख कीजिए। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने कुषाण सत्ता को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। जब वह सिंहासनारूढ़ हुआ तब उत्तराधिकार में उसे एक छोटा सा राज्य मिला था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और उसके प्रमुख सैन्य अभियान निम्नलिखित थे कि कनिष्क ने
पार्थियनों के राजा खुसरो को हराकर पार्थिया को कुषाण राज्य का अंग बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को हराकर उससे दंडात्मक कर की मांग की और मगध राज्य से सातवाहनों का शासन का अंत किया। कनिष्क की जो के बारे में राजतरंगिनी जो है पुस्तक है कलहण की, उसके अनुसार कनिष्क कश्मीर का शासक था। यहीं उसने बौद्ध संगीति जो चतुर्थ बौद्ध संगीति उसका आयोजन भी किया। कनिष्क ने शक क्षत्रप चस्टन को परास्त कर उज्जैन पर विजय प्राप्त की। लगभग 90 ईस्वी में कनिष्क ने मध्य एशिया में सैनिक अभियान किया, जिसके फलस्वरूप चीनी तुर्किस्तान के काशगर, यारकंद और खेतान के ऊपर भी कनिष्क का अधिकार हो गया। वेनसांग के अनुसार ये पता चलता है कि कनिष्क ने पामीर के उत्तर में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजकर चीन पर भी आक्रमण किया था और सुंगलिन पर्वत के पूर्व खोतान, काशगर, यारकंद तक अपना साम्राज्य है वो विस्तृत किया था। कनिष्क ने अपने साम्राज्य के केंद्रवर्ती स्थान पेशावर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। अब है 16वां प्रश्न है, यूनानी आक्रमण के प्रभाव को रेखांकित कीजिए। यूनानी शासकों ने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों पर शासन किया। इस काल में भारतीय और यूनानियों में पर्याप्त सांस्कृतिक संबंध रहे। दोनों एक दूसरे पर प्रतिक्रिया हुई दोनों की। यूनानी सभ्यता के प्रभाव भारतीय मुद्रा, मूर्तिकला, व्यापार, वाणिज्य के क्षेत्र में भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। भारतीयों की कई धार्मिक धारणाओं और आदर्शों को यूनानी शासकों ने अपनाया। असंख्य यूनानी भारतीय धर्म के अनुयायी भी बन गए, यानी भारतीय धर्म और संस्कृति को अपना लिया। अंत में यूनानी विशेषताएं भारत में ही आत्मसात होकर भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन हो गई। अब है मौर्योत्तर काल में किन राजवंशों का भारत पर प्रभुत्व रहा। मौर्योत्तर काल में संपूर्ण भारत पर किसी एक राजवंश का नियंत्रण नहीं था, वरन अलग अलग क्षेत्रों में अनेक स्थानीय एवं क्षेत्रीय राजवंशों का शासन रहा। इन शासक वर्गों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है विदेशी शासक और दूसरा है भारतीय शासक। इसमें यूनानी, जिन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, जिसमें शक, कुषाण और हूण थे। भारतीय शासकों में शुंग वंश, कर्ण वंश और चेदी और सातवाहन वंश के शासक थे। मौर्योत्तर काल से क्या तात्पर्य माना जाता है? मौर्योत्तर काल वह काल होता है जो मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य के उद्भव तक के इतिहास को बताता है। यह वह काल था जब मौर्यों की केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बिखर रही थी और विदेशी राजवंश भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे और कई भारतीय राजवंश भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थे। मौर्योत्तर काल और विदेशी आक्रमणकारियों की जानकारी के प्रमुख हमें स्रोत कौन कौन से जो जानकारी देते हैं? तो मौर्योत्तर काल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत जो है वो गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविका निमित्र, बाणभट्ट का हरचरित्र, कलहण की राजतरंगिनी पुस्तक है जिसमें बताते हैं विदेशी आक्रांताओं के बारे में। कनिष्क के दरबारी कवि यश घोष द्वारा रचित पुस्तक है ग्रंथ बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद महाकाव्य और सूर्यालंकार, सारीपुत्र प्रकरण, शून्यवाद और सापेक्षवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, चरक संहिता, वेनसांग का यात्रा विवरण भी इसमें इम्पोर्टेंट है जो हमें बताते हैं को का करें। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृत्तांत और मिलिनपन आदि रचनाएं हमें विदेशी आक्रमणकारियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के भी इस संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं कि भारत पे विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर जो है आक्रमण किया है और शासन भी किया है। सिकंदर ने भारत में कब और किस प्रकार से प्रवेश किया था? सिकंदर ने 327 ईस्वी पूर्व में भारत की ओर प्रस्थान किया। वह सिस्तान और अफगानिस्तान को जीतता हुआ काबुल घाटी से होकर भारत पर चढ़ाया। उसने हवाली को और पाश को जीता, हिंदू कुश को पार किया। यहीं से उसने अपनी सेना के 2 भाग किए। सेना के एक हिस्से को उसने सेनापतियों के नेतृत्व में सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा और दूसरे भाग का नेतृत्व उसने खुद संभाला और भारत की तरफ वो बढ़ा है। सिकंदर को तक्षशिला के राजा आम्बी का सहयोग मिला। यहाँ पर प्रश्न आपका आता है कि वो कौन से शासक थे जिसने जो है सिकंदर की सहायता की थी? तो ये तक्षशिला का शासक आम्बी था, जिससे उत्साहित होकर सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था। ये पौरव राज्य के राजा पोरस से ये जो है ईर्ष्या रखता था, एक तरह से प्रतिद्वंदी था और वो चाहता था कि सिकंदर उसका साथी बने और उससे वो बदला ले सके। तो ऐसी स्थिति में आम्बी ने सिकंदर का साथ दिया था, जिसे हम देशद्रोही शासक के रूप में भी मान सकते हैं। फिर है
अश्कायनों पर सिकंदर ने किस प्रकार विजय प्राप्त की थी? भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अश्मकों के तथा पश्चात नीसा वाले गोरियों को विजित करने के बाद सिकंदर का सामना अश्कायनों से हुआ। इस समय अश्कायनों का राजा हस्ती और अष्टक था। अष्टक ने अपने प्राकृतिक रूप से सुरक्षित मस्तक दुर्ग से सिकंदर का प्रतिरोध किया। प्रारंभ में सिकंदर को सफलता नहीं मिली, परंतु एक आक्रमण में तीर लगने के कारण राजा अष्टक की मृत्यु के पश्चात उसकी रानी क्लियोफिस ने आत्मसमर्पण कर दिया और अश्कायनों के राज्य पर सिकंदर का अधिकार है वो हो गया। मिलिनपन में मेनांडर की राजधानी शाकल की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो ग्रीक शासक मेनांडर के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो पाली भाषा की पुस्तक है, वो मिलिनपन है। इस पुस्तक में मेनांडर की राजधानी शाकल की विशेषताओं का वर्णन है वो किया गया। विशेषताएं क्या है देखिए कि शाकल यूनकों के देश में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है, यानी व्यापारियों का देश माना गया है। यहाँ नदियाँ, पहाड़ियाँ, उपवन, बाग, कुंज, झीलें, कुंड इत्यादि जंगल है जो शाकल की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। या जल की उपलब्धता और अच्छी सुविधाएं थी। इस शहर की सुरक्षा सुदृढ़ थी। कई बड़े बड़े बुर्ज और दीवारें, अनुपम दरवाजे, प्रवेश द्वार थे। इसके मध्य में सफ़ेद दीवार या राजदुर्ग था या इसके चारों ओर गहरी खाई थी। ठीक है, इसकी गलियां वर्गाकार चौड़े चौराहे और मंडियां नियमित ढंग से बनी हुई थी। यहाँ कई प्रकार के शानदार भवन हैं जो हिमालय की चोटियों की तरह ऊंचे हैं। यानी यहाँ पर जो है इस शहर की सुंदरता का विवर्णन किया गया है। यानी ऊंचे अट्टालिकाएं थी यहाँ पर, या विशाल भवन थे जो काफ़ी मंजिलें इमारतें हुआ करती थी। यहाँ की सड़कें हाथियों, घोड़ों, गाड़ियों और पैदल यात्रियों से भरी रहती थी। कहने का मतलब है कि काफ़ी सुंदर प्रदेश था जहाँ पे हर समय भीड़ भाड़ और सुंदर प्रकृति यहाँ पर थी और सारी सुविधाएं इस प्रदेश के अंदर मौजूद थी। हर प्रकार के व्यक्तियों जिसमें ब्राह्मणों, सामंत, शिल्पी, सेवक या आदि की यहाँ भीड़ लगी रहती थी। यहाँ बनारसी, मलमल, कोयम्बटूर पदार्थों और अन्य कई प्रकार के कपड़ों की बिक्री के लिए भी यहाँ पर दुकानें मौजूद थी। अब है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि किसने और क्यों करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यमित्र ने गिरनार के समीप जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अनेक शताब्दियों तक ये झील सौराष्ट्र के किसानों के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत थी। रुद्रदामन के शासनकाल में अतिवृष्टि के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया तथा इसमें दरार आ गई। रुद्रदामन ने जनता की भलाई के लिए सचिवों के विरोध के बावजूद अपनी निजी कोष से विशाल धनराशि व्यय करके बांध का पुनर्निर्माण करवाया। प्रजा पर उसने कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। इस झील के जीर्णोद्धार का यह कार्य उस समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख द्वारा संपन्न कराया गया था। जूनागढ़ अभिलेख के आधार पर रुद्रदमन प्रथम के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदमन प्रथम के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत 150 ईस्वी में उसके द्वारा जारी किया गया था जूनागढ़ अभिलेख है। इस अभिलेख में उसके व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को स्पष्ट किया गया है। इस लेख में उसे जन कल्याणकारी शासक के रूप में बताया गया है। उसे प्रजा के लिए अपने मंत्रियों के विरोध के बावजूद अपने निजी कोष से भारी धन व्यय करके सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला बताया है। उसने बांध के लिए प्रजा से कोई अतिरिक्त कर या अनुचित कर नहीं लिया। वह उच्च आदर्शों का पालन करने वाला प्रजावत्सल शासक था। प्रजावत्सल यानी प्रजा से प्रेम करने वाला शासक था। वह सदैव शरणागत की रक्षा के लिए और युद्ध के अतिरिक्त किसी का भी वध न करने की प्रतिज्ञा लेने वाला दयालु शासक था। उसने अपने प्रजाजनों को डाकुओं से, जंगली पशुओं और रोगों से भयमुक्त किया। वह एक कुशल सेनानायक और योद्धा था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों विधाओं में पारंगत था। वह संगीत और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह संस्कृत और संस्कृति का रक्षक था। वह काव्य शास्त्र का मर्मज्ञ, शब्दार्थ, व्याकरण, न्याय, तर्क शास्त्र का ज्ञाता, हाथी, घोड़े, रथ आदि के संचालन और तलवार, ढाल आदि के युद्ध में प्रवीण था। इन गुणों के साथ ही वह अद्भुत शारीरिक सौंदर्य का स्वामी था, यानी उसकी पर्सनालिटी भी, उसका व्यक्तित्व भी अद्भुत था। कुषाणों ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की थी। कुषाणों ने पश्चिमी चीन के कांसु प्रांत की रहने वाली युची जाति से संबंधित ये वंश था। लगभग 165 ईस्वी पूर्व में हूणों द्वारा इस जनजाति को अब उनकी मातृभूमि से खदेड़ दिए जाने पर ये युची नए स्थान की खोज में ऑक्सस नदी घाटी की तरह टाइया बैक्ट्रिया प्रदेश में पहुँचे, जहाँ शकों का शासक था।
शासन था। युची जाति ने शकों को परास्त कर बैक्ट्रिया पर अपना अधिकार कर लिया। यहीं पर रहते हुए उसने यहाँ पर युची 5 शाखाओं में विभक्त हो गई। इन शाखाओं में कुषाण शाखा सर्वाधिक प्रसिद्ध या शक्तिशाली शाखा मानी जाती है, जिसके उसने चारों शाखाओं के ऊपर विजय प्राप्त की और उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा है वो बना लिया। इसी कारण युची के स्थान पर कुण शब्द का प्रयोग होने लगा। कुषाण वंश का संस्थापक कुषाण शब्द का प्रयोग होने लगा था, और यहाँ कुण को कुषाण कर लीजिए आप। इसका संस्थापक कजुलकटफिसिस था, जिसका राज्य बैक्ट्रिया में व गांधार प्रदेश था। अब है कनिष्क की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। कनिष्क का शासन है वो क्षत्रप प्रणाली पर आधारित था। उसका प्रांतीय शासन प्रांतीय क्षत्रपों के द्वारा शासित था। एक की राजधानी मथुरा, दूसरे की राजधानी काशी थी। मथुरा में महाक्षत्रप खरपलन और काशी में वनस्पर प्रांतीय शासक थे। इस शासन का स्वरूप बहुत कुछ सैनिक था और इसका संगठन बहुत अधिक मजबूत नहीं था। दंडनायक और महादंडनायक कुषाण शासक में अपनी शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा में क्या विशेषताएं या भिन्नताएं थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गया। इन दोनों शाखाओं में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। देखिए हम अंतर समझते हैं हीनयान और महायान के बारे में। देखिए हीनयान बौद्ध धर्म की मूल तथा प्राचीन शाखा थी और हीनयान में बुद्ध केवल महापुरुष माने जाते थे। हीनयान शाखा में सत्कर्मों के ऊपर बल दिया गया था और हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग है वो किया गया था। अब महायान देखिए, महायान बौद्ध धर्म की नवीन शाखा थी। महायान में बुद्ध को ईश्वरीय अवतार समझकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी और महायान में बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा पर भी बल दिया जाने लगा था। महायान में पाली का स्थान है, अब संस्कृत भाषा ने ले लिया था। कनिष्क के काल में साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई, इसके ऊपर जो है टिप्पणी लिखिए। कनिष्क के दरबार में उच्च कोटि के दार्शनिक, वैज्ञानिक और साहित्यकार थे। उसके काल में साहित्य की विविध विधाओं का सर्वांगीण विकास हुआ। इस काल में पहली बार संस्कृत लेख भी लिखे गए। अश्वघोष, भाष और शूद्रक इस विद्या के महान साहित्यकार थे। कनिष्क के दरबार में सबसे महान व्यक्ति, कवि, प्रसिद्ध जो कवि है वो अश्वघोष था। उसने संस्कृत में बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना कर उसे अमर कृति बना दिया। सौंदरानंद महाकाव्य, सूत्रालंकार और सारीपुत्र प्रकरण भी अनेक अन्य रचनाएं थी। संस्कृत भाषा एवं उन्नति के साथ ही पाली एवं प्राकृत भाषा में इस युग में अनेक उत्कृष्ट रचनाएं भी लिखी गई। बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनगिनत अवदानों की रचनाएं हुई, जिसमें दिव्यावदान प्रमुख है। शून्यवाद एवं सापेक्षवाद के प्रवर्तक नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। वह केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक महान विभूति थे। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में कुषाणों के काल में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कनिष्क के काल में विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति का वर्णन कीजिए कि कनिष्क उच्च कोटि का विद्वान और कला प्रेमी सम्राट था। कनिष्क का दरबार विद्वानों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों का पोषक था। पोषक यानी पालने वाला, उन्हें आश्रय देने वाला था। चरक और सुश्रित महान चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य थे। नागार्जुन इस समय के महान वैज्ञानिक थे और जिन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न आता है सापेक्षवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले महान वैज्ञानिक कौन थे? तो नागार्जुन। इस युग में भारतीय ज्योतिष में नवीन सिद्धांतों की रचनाएं हुई। खगोल विद्या की वैज्ञानिक प्रामाणिकता बढ़ी। मध्य एशिया एवं रोमन साम्राज्य के संपर्कों के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई तकनीकी विकसित हुई तथा तांबे के कुषाणकालीन सिक्कों का निर्माण भी हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। धन्यवाद।